ये ग्राफ वाला। अच्छा, तो ये तो सब जगह लगाई थी, तो ये कहीं भी समझ में नहीं आएगी होगी। अच्छा, कैसे लगाया? जो लिमिट है वो मैंने ली है आई नॉट से आई तक है। ठीक है, इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो आई नॉट से हम लोग आई तक ले रहे हैं उसको, इंटेंसिटी को। ठीक है, और लेंथ क्या है, ज़ीरो। डिवाइड करेंगे, जितनी भी लेंथ है क्यूबिट की उसको डिवाइड करेंगे तो लेंथ ज़ीरो से लेके फुल एल तक जाएगी। तो उसलिए मैंने उसको ज़ीरो से एल लिया है और ये आई नॉट से आई लिया है। आई नॉट स्टार्टिंग की है और आई फाइनल की है उस टाइम पे। ठीक है ना? मैं इसको रुको और ट्राई करता हूँ समझाने का। इधर स्पेस है, इधर बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास ये क्यूबिड है। क्यूबिड है और उसको तुमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया है, तो ये हो गया तुम्हारा जो पार्ट है वो डीएल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ, ये पूरी लेंथ एल है, तो ये लेंथ क्या आएगी, ज़ीरो से लेके स्टार्ट होगी कहाँ तक, एल तक। ठीक है, तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ होगी वो एल माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू एल ही रहेगी। ठीक है, तो जो लिमिट्स हैं वो डी ए डी एक्स की या डी एल की जो भी है, डी एल ले लेता हूँ, ज़ीरो से एल तक जाएगी। ठीक है, तो जब हम लोग इंटेंसिटी भेज रहे हैं तो इनिशियल क्या है, आई नॉट, और बाहर क्या निकल रही है, आई निकल रही है। तो जो पहली लेयर है जिसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो है, वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, एट एल इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं जो लेंथ लूँ ज़ीरो है, मतलब बिल्कुल भी लेंथ नहीं है और मतलब स्टार्ट ही हो रहा है, तब जो आई इंटेंसिटी है वो क्या होगी, आई नॉट होगी, व्हेन एल इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, जब ये जो लेंथ है जब वो एल हो जाएगी, तब बाहर कितनी निकल रही है, आई निकल रही है, तो उसकी इंटेंसिटी उस पॉइंट पे आई हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आई नॉट से आई लूँगा और यहाँ पे मैं ज़ीरो से एल लूँगा। ठीक है, और कोई डाउट? ग्राफ, तो ये ग्राफ में हमने ये एब्जॉर्बेंस का निकाला था। तो एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने बोला था वो क्या है, एप्सिलॉन सी एल के इक्वल है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो c तो नहीं रहेगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स है, तो लाइन क्या जाएगी, सीधी जाएगी, और उसका जो स्लोप है, अच्छा नेक्स्ट वाला, इससे पहले वाला कौन सा ग्राफ, एक ये ग्राफ बताया था मैंने, ट्रांसमिटेंस का सी। हाँ, तो यही वाला था ना, ट्रांसमिटेंस का कॉन्सेंट्रेशन की तरह। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करे, बस वही मैंने दिखाया यहाँ पे। जब इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियल तो कैसे बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस लाइक दिस। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसमिटेंस का सी से निकालेंगे तो रिलेशन है, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू टेन एच माइनस एप्सिलॉन सी है इसको। तो यहाँ पे ये जो एंटी लॉग है वो क्या होता है, अगर उसमें 2.303 अगर मैं वहाँ पे कर दूँ तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ये इक्वेशन हम लोगों ने कहाँ से ली थी, हाँ यहाँ पे आया था, आई इज इक्वल, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू
एल एन ये रहा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है माइनस एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू के एल सी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एल सी, फिर एल एन का जाके वहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, आई अपॉन आई नॉट क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है, पता ही है हमें, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के एल सी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं ट्रांसमिटेंस परसेंट का ग्राफ बनाऊँ सी के साथ, तो वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो साइन किसका नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज करते हुए बनाना पड़ेगा। और क्या है, ये एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है, ई रेज टू पावर सी, तो इसलिए हमें ये एक्सपोनेंशियल बनाना पड़ेगा इतना से। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम लाइन का एक्सपोनेंशियल ग्राफ तब बनाते हैं जब हमारे पास ई होता है। ठीक है, अब क्लियर है? कुछ और डाउट? किसी को कोई और डाउट है? ठीक है, तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक लिमिटेशन मैंने तुम्हें बताई थी कि लिमिटेशन ये थी कि जो लैम्बर्ट-स्पीट्ज़ लॉ होता है, ये सिर्फ किसके लिए ओबे होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ओबे होता है, और साथ में मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए ही ओबे होगा। मैंने कहीं लिखा था लिमिटेशन, तो मैं लिमिटेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ओनली फॉलोड व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, मुझे लग रहा है मैंने कराया था, एंड लाइट यूज्ड इज मोनोक्रोमैटिक, जब लाइट यूज होगी वो सिर्फ मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, तभी ये लैम्बर्ट-स्पिट्ज़ लॉ फॉलो होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाई लैम्बर्ट-स्पिट्ज़ लॉ फेल्स फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या जैसी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है कैसे लैम्बर्ट-स्पिट्ज़ लॉ वो होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जैसे हम लोग अगर लैम्बर्ट-स्पिट्ज़ लॉ लगाए तो ये वाला जाता है कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने लग जाती है वो ऐसे जाने लग जाता है। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये है एक्सपेक्टेड, और ये हो गया डेविएशन, कि वो उतना डेविएट कर रहा है। तो डेविएट क्यों करता है, एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयनिक इंटरेक्शन alters the ability of molecules to absorb लाइट। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करने की पावर जो होती है मॉलिक्यूल की, वो कम कर देती है बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो एक दूसरे के ज़्यादा पास हो जाएंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और इंटरेक्शन अगर बढ़ेगा तो उनकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था कि ट्रांसमिटेंस तो हमें पता है आई अपॉन आई नॉट होता है, और ट्रांसमिटेंस परसेंट आई अपॉन आई नॉट इंटू 100%। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिटेंस परसेंट। अब यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्बेंस जो होता है वो एडिटिव होता है। एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एडिटिव होता है। ए क्या है, ए होता है ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल। ए क्या है, एप्सिलॉन सी एल है। तो इसमें क्या होता है कि ए अगर दो तीन सोल्यूशन लिखेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से समीशन हो जाएगा, सारे जो एब्जॉर्बेंस है उनको ऐड कर देंगे तो टोटल एब्जॉर्बेंस आ जाएगी।
मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो सोल्यूशन रखे हुए हैं, दो क्यूबिट रखी हुई, एक ये है और इसके पीछे एक और रखी है, तो यहाँ से जो लाइट जा रही है और जो ट्रांसमिटेंस हो रहा है, तो कितना एब्जॉर्प्शन होगा, टोटल एब्जॉर्प्शन होगा। इसका अगर एब्जॉर्प्शन A1 है और इसका एब्जॉर्प्शन A2 है, तो टोटल एब्जॉर्प्शन A1 प्लस A2 होगा। ठीक है, तो जितने भी तुम सोल्यूशन है उनको आगे पीछे रख दोगे तो उनका जो सारा एब्जॉर्प्शन है सबका ऐड हो जाएगा, और जो लाइट यहाँ से जाएगी उसकी इंटेंसिटी I0 है, और जो फाइनली उसको करके जो भी आएगा हमें पता चल जाएगा कितनी लाइट वहाँ से निकली है। ठीक है, हाउएवर जब ट्रांसमिटेंस का हम लोग करते हैं, लेट मी सी की जगह है या नहीं है, नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बताया कि एब्जॉर्बेंस एडिटिव होता है। एब्जॉर्बेंस क्या होगा, एडिटिव होता है, लेकिन ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव होता है। ट्रांसमिटेंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा। ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव क्यों होता है, ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव इसलिए होता है क्योंकि एब्जॉर्बेंस क्या है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ टी। ठीक है, तो अब क्या है, लॉग लिया है, तो दो चीज़ों का लॉग जब हम लोग ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉग ए बी क्या हो जाता है, लॉग ए प्लस बी हो जाता है। उसी तरीके से एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में भी यही फिनोमेना होता है। एब्जॉर्बेंस तो एडिटिव है, लेकिन ट्रांसमिटेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, तब हमारा सही वैल्यू आ जाता है। तो अगर मैं एज्यूम करूँ, एज्यूम क्या करना है, मैं नेक्स्ट में तुम्हें बता ही देता हूँ कि कैसे है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एट 460 नैनोमीटर, 460 नैनोमीटर का है एक ब्लू फिल्टर। यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू फिल्टर लिया है, इसकी कितने 460 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, ट्रांसमिट 72.7% ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 72.7%। ठीक है, एंड अ येलो फिल्टर, यहाँ पे येलो फिल्टर लिया है और सेम वेवलेंथ की लाइट जा रही है 260 नैनोमीटर, लेकिन अब कितनी जाएगी, 72.7% ऑफ आई नॉट जाएगी। और वो जब यहाँ से पास होती है तो उसका एब्जॉर्बेंस कितना है, उसका लाइट येलो फिल्टर 40.7% ऑफ लाइट फिल्टर 47 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से जब ये लाइट जाएगी तो उसका जो ट्रांसमिटेंस है वो 40.7% है। ठीक है, सो हमें निकालना है कि यहाँ पे जो फाइनली जब जाएगी तो कितनी लाइट यहाँ से निकलेगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ये है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि यहाँ से तुमने कुछ लाइट भेजी है I0, तो I0 गई, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हुआ, फिर जो बची हुई लाइट थी वो इधर गई, फिर फाइनल एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पे हमें बताना है कि फाइनली वो कितनी है निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एब्जॉर्बेंस नहीं दे रखी है, हमें ट्रांसमिटेंस दे रखा है कि कितना कितना परसेंट बाहर निकल रही है। तो ट्रांसमिटेंस क्या है कि यहाँ से अगर यहाँ निकलेगी तो कितनी होगी, 72.7% ऑफ I0 होगी। फिर ये जो लाइट बचेगी इसमें से बाकी तो एब्जॉर्ब होगी, 100 में से माइनस कर लेंगे वो एब्जॉर्ब होगी, इतनी निकल गई। फिर यहाँ पे 72.7% ऑफ I0 फिर यहाँ से मूव करेगी, और मूव करके उसमें से 60% एब्जॉर्ब हो जाएगी, 40.7% रिलीज हो जाएगी। तो इसी का हमें 40.7% हमें निकालना पड़ेगा और उस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे, मैं क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तो अब क्या करना है कि हमें पता है कि ट्रांसमिटेंस, इसको मैं ले लेता हूँ T1 और इसको मैं ले लेता हूँ T2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्रांसमिटेंस निकालना है फॉर कॉम्बिनेशन, कि दोनों फिल्टर में से जब लाइट जा रही है तो फाइनली कितना परसेंट लाइट निकल रही है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन I0 होता है। ठीक है, तो I0 तो इनिशियल है, लेकिन फाइनल तुम्हें कहाँ से निकालनी है, यहाँ से निकालनी है, तो तुम्हें निकालना क्या है, I2 अपॉन I0 निकालना है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है I2 अपॉन I0। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या देखा है, ट्रांसमिटेंस 1 दे रखी है विच इज I1 अपॉन I0। ठीक है, यहाँ इसके लिए ये बाहर निकली और ये अंदर गई है, ये कितनी है 72.7%, मतलब कितना हो गया 0.727
परसेंट है तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया उसे। तो ट्रांसमिटेंस 1 कितनी आ रही है, 0.727। T2 निकाल लेते हैं इसी तरीके से। T2 क्या है कि I1 यहाँ पे अंदर घुसी है और I2 बाहर निकले, तो मैं क्या लिखूंगा, I2 अपॉन इनिशियल कितनी थी, I1 थी, विच इज इक्वल्स टू 40.7%। परसेंट मतलब एक अपॉन 100 है, 40.7 अपॉन 100 विच कम्स आउट टू बी 0.407। ठीक है, तो T2 हमारा आ गया कितना है, 0.407। इतना क्लियर हो गया। यस और नो, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है फाइनल का। तो जो हमारा टी आएगा, टी टोटल आएगा, या मैं इसको T3 ले लेता हूँ। T3 इज I2 अपॉन आई नॉट। T3 हमारा ये है, ठीक है। अब मुझे निकालना है I2 अपॉन आई नॉट, तो मेरे पास पहले क्या है, टी I1 अपॉन आई नॉट है, और मेरे पास एक और क्या है, मेरे पास है I2 अपॉन I1। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I1 से I1 कट जाएगा, क्या बचेगा, I2 अपॉन आई नॉट बचेगा। ठीक है, अगर इसको T1 को मैं T2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I1 अपॉन आई नॉट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं I2 को अपॉन I1, तो क्या बचा है, T2 अपॉन आई नॉट। तो T2 अपॉन आई नॉट ही तो निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा T3 है वो किसके इक्वल है, T1 इंटू T2। ठीक है, तो यही मैं तुम्हें बता रहा था, जो ट्रांसमिटेंस होती है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब एक एब्जॉर्बेंस को फिर दूसरे एब्जॉर्बेंस के थ्रू पास कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आती है। ठीक है, ये तुम्हारा रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग में भी आ सकता है कि यहाँ से यहाँ पे इतनी परसेंट लाइट आई है, फिर ये एब्जॉर्ब हो गई इतनी है, तो तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा यहाँ पे फाइनल इंटेंसिटी आएगी। तो वो भी हम लोग सिंपल कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। तो टोटल ट्रांसमिटेंस क्या होगी, 0.727 इंटू 0.407, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल ट्रांसमिटेंस है विच इज I2 अपॉन आई नॉट, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा करके देखते, 0.727 इंटू 407। ठीक, तो ये आया है 0.2958 है, तो 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ट्रांसमिटेंस आ गया 0.296। सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 या 3 फिल्टर्स हो और इसके थ्रू लाइट पास हो रही है, तो कितना एब्जॉर्बेंस होगा, कितना ट्रांसमिटेंस होगा, ये निकालेंगे। अब हमें ट्रांसमिटेंस पता है तो इससे एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं, तो इससे बहुत आराम से एब्जॉर्बेंस भी निकल सकता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.3.2। इन अ गिवन एब्जॉर्प्शन सेल, transmittance of 0.1 mole decimeter cube of A is 0.75। एक सोल्यूशन है A, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दे रखी है कितनी, 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर ही है, मोल पर लीटर भी लिख देता हूँ। एक ये चीज़ हमें दे रखी है, और ट्रांसमिटेंस दे रखा है A का 0.75। तो लाइट जाती है A के सोल्यूशन में से और इतनी निकाल देती है। ठीक है, दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी दे रखी है विच इज 0.1 मोल पर लीटर ही दे रखी है, मोलर ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ये दे रखा है, और इसका ट्रांसमिटेंस भी टी भी दे रखा है 0.55 एट अ गिवन लेंथ। दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है, सेम वेवलेंथ पे सोल्यूशन ए की ट्रांसमिटेंस इतनी है और सोल्यूशन बी की ट्रांसमिटेंस इतनी है। कैलकुलेट द ट्रांसमिटेंस ऑफ सोल्यूशन दैट इज साइमल्टेनियस है। तो मेरे पास सोल्यूशन था ए और एक सोल्यूशन था बी। जब ए में से लाइट जाती है
तो 0.75 ट्रांसमिट होती है ऑब्वियसली ऑफ आई, और जब बी में से जाती है तब वो 0.55 ट्रांसमिट होती है। अब जब दोनों ही सोल्यूशन को मैं एक साथ मिला देता हूँ, ठीक है, दोनों सोल्यूशन को मैंने क्या किया, एक साथ मिला दिया, तब ट्रांसमिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ए भी है और बी, ठीक। तो हम कंसिडर करेंगे कि पहले ए में से जा रहा है फिर बी में से जा रहा है, या उल्टा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जो दोनों का एब्जॉर्बेंस है, जो सोल्यूशन ए ने एब्जॉर्ब किया है और जो सोल्यूशन बी ने एब्जॉर्ब किया है, दोनों का जो एब्जॉर्बेंस होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्या लगता है कि कितना होना चाहिए, तो ये होगा, ट्रांसमिटेंस हमें निकालना है वो है आई अपॉन आई नॉट। तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा, टी ए इंटू टी बी। तो दो सोल्यूशन है, उनके दोनों के ट्रांसमिटेंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल ट्रांसमिटेंस है वो कितना आएगा, 0.75 इंटू 0.55। तो टोटल ट्रांसमिटेंस आ गया 0.75 इंटू 0.55, यह आ गया 0.4125, ठीक है। 5 है तो मैं से 413 कर देता हूँ, तो इतना ट्रांसमिटेंस हमारा आ गया सोल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है तो इसमें तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट मिल नहीं रहा। तो अब हम लोग देखते हैं ऑल्टरनेटिवली हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे। अगर मुझे एब्जॉर्बेंस के थ्रू करना पड़े, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें क्या निकालना है, मैं निकाल लेता हूँ। सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है, तो मैं टोटल एब्जॉर्बेंस निकाल लेता हूँ। एब्जॉर्बेंस क्या होगी, A1 प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ ए प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ बी। तो मुझे दोनों का ट्रांसमिटेंस दे रखा है, तो मैं उससे दोनों का एब्जॉर्बेंस निकाल सकता हूँ। फिर एब्जॉर्बेंस को ऐड कर लूँगा, टोटल एब्जॉर्बेंस आ जाएगा, फिर उससे ट्रांसमिटेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस टी ए दे रखा है, तो टी ए क्या है, आई अपॉन आई नॉट विच इज इक्वल्स टू 0.75। तो ए जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ टी। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस विच इज 0.75, ठीक है। इससे एब्जॉर्बेंस मैंने निकाला, तो इसका मैं निकाल लेता हूँ कितना है, 0.7, ये आ गया 0.1249, 125 लिख लेता है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ ए, सोल्यूशन ए का एब्जॉर्बेंस आ गया 0.125, ठीक। अब मेरे पास सोल्यूशन एब्जॉर्बेंस ऑफ बी देखना है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस ऑफ बी हमारा था 0.55, तो ए बी क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ टी, मतलब माइनस लॉग ऑफ 0.55। इसका भी निकाल लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ 0.55, तो ये आ गया 0.2596, 0.25260 हो जाएगा, 260 लो, 260 ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एब्जॉर्बेंस ऑफ बी कितना है, 0.260। एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन ए कितना था, ये था 0.125, 0.125, ठीक है। तो टोटल एब्जॉर्बेंस कितना होगा, ये ऑल्टरनेटिव कर रहा हूँ, ट्रांसमिटेंस को तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं दूसरा मेथड भी करके दिखा रहा हूँ कि जो थोड़ा लेंदी है, तो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं है, तो तुम वो यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तुम कर ही सकते हो, ठीक है। टोटल एब्जॉर्बेंस क्या होगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ ए प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ बी, मतलब 0.125 plus 0.260, which is equals to 0.375, 678, सॉरी 385। तो जो टोटल एब्जॉर्बेंस है ए बी लिख लेता हूँ मैं, ए बी की वो आ गई है 0.385,
ठीक। अब एब्जॉर्बेंस क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ टी, दिस इम्प्लाइज टी क्या होगा, 10⁻⁻A। अब ये निकाल देता हूँ मैं, T इज इक्वल टू 10⁻⁻0.385, ट्रांसमिटेंस आ गई। अब इसको मैं कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो 10⁻⁻3.3, तो ट्रांसमिटेंस आ रहा है 0.41209 है, तो 412, ठीक है। पहले वाले केस में कितना आया था, 0.413, ठीक है। तो जब हम लोगों ने दोनों ट्रांसमिटेंस को मल्टीप्लाई किया था तो हमारा जो आंसर आ रहा था 0.413 आ रहा था, ठीक है। और अगर ऑल्टरनेट मेथड से करते हैं, दोनों की एब्जॉर्बेंस ऐड करके करते हैं, तो हमारा कितना आ रहा है 0.412, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही मेथड एकदम ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3.3.3 है, a certain substance in a cell of length L absorb 10% of incident light. What fraction of incident light will be absorbed in a cell 5 times as long? ठीक है। सो मेरे पास एक सेल है, तो एब्जॉर्बेंस कितनी होती है, एप्सिलॉन CL, where A stands for absorbance, C stands for concentration, L stands for length of qubit। क्यूबिट होता है या क्यूबिट होता है, मुझे ये याद नहीं है, इसको मैं देख के बताऊंगा। एक सेकंड इधर चेक कर लेता हूँ। CUVE, CUVE double T, तो L क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबिट, जिसके अंदर हम लोग सोल्यूशन लिख रखते हैं, एंड एप्सिलॉन का नाम क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, या सो एब्जॉर्बेंस कितनी है, 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिटेंस कितना होगा, 90%। अगर लाइट 10% एब्जॉर्ब हुई है तो कितनी परसेंट निकलेगी, 90% वहाँ से निकल जाएगी। अगर वो 90% निकली है तो आई अपॉन आई नॉट कितना होगा, 90%, विच इज इक्वल्स टू 0.90, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि आई अपॉन आई नॉट मेरा निकल के आया है 0.90। इतना क्लियर है? ठीक, तो जब आई ए क्या होता है, एप्सिलॉन CL है, और ए को हम लोग माइनस लॉग टी भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रांसमिटेंस है, तो ट्रांसमिटेंस कितना है 0.90, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। तो माइनस, फिर से मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टी विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो दो फॉर्मूले हैं ये हमारे पास, ठीक है। और ट्रांसमिटेंस हमें पता है, तो हम लोग डायरेक्टली ट्रांसमिटेंस लिख देते हैं, माइनस लॉग ऑफ 0.90 एप्सिलॉन CL, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है कि हमें ट्रांसमिटेंस निकालनी है या एब्जॉर्बेंस निकालनी है, तो A1 कर देता हूँ, A1 T1 C1, ठीक है। एप्सिलॉन और L तो सेम ही रहेगा।
दूसरा केस है जिसमें मैंने एब्जॉर्बेंस क्या होगा माइनस लॉग T2 होगा एप्सिलॉन सी L2 होगा। लेंथ ही डिफरेंट है और लेंथ क्या है जिसमें हमें पता रखा है कि लेंथ 2 क्या है 5 टाइम्स ऑफ है लेंथ 1 के। ठीक है, एब्जॉर्ब इन अ सेल 5 टाइम्स एज लॉन्ग। ठीक है, तो जो सेल है या क्यूबिड है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं L2 हटा के पहले मैं L2 ही लिख देता हूँ, उसके बाद फिर उसे तो माइनस लॉग T2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी 5L। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी हो गई ये वाला। इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से करेंगे तो माइनस लॉग T2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL 5 एप्सिलॉन CL डिवाइडेड बाय माइनस लॉग T1 एप्सिलॉन CL। ठीक है, सो एप्सिलॉन CL से एप्सिलॉन CL कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। सो लॉग T2 अपॉन लॉग T1 कितना आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है। तो ये एक रिलेशन हमारा यहाँ से निकल गया। अब क्या करना है हमें, अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे एंड लेट्स फाइंड इट आउट क्या आता है। तो लॉग T2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0.92 तो हमें निकालना है। लॉग T1 की लॉग 0.90। ठीक है, सो लॉग T2 अपॉन इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ लॉग 0.90। इसका मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ और T2 कितना है, हाँ T2 जो है देता है 5 इंटू लॉग 0.90। तो वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 0.2287। 878 है तो 88 लिख देता हूँ, इसका 9 कर देता है। ठीक है, अब जो इसका जो नया ट्रांसमिटेंस होगा वो होगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.229। सो ये निकालते हैं 10 रेज टू पावर माइनस 0.229। तो ट्रांसमिटेंस T2 आ गया 0.5902। इतना हमारा ट्रांसमिटेंस आ गया। तो ट्रांसमिटेंस परसेंट कितना होगा 59.02%। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना ट्रांसमिटेंस आ गया। एब्जॉर्बेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 100 माइनस 59.02 इज 40.98। तो एब्जॉर्बेंस इसका कितना हो जाएगा 40.98% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए पता चल रहा है कि अगर अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली और भी ज़्यादा हो जाएगा। पहले कितना परसेंट था 10% हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, अब कितना हो गया 5 टाइम उसकी लेंथ बढ़ाने से 40.98 मतलब 41% अप्रॉक्सीमेटली एब्जॉर्ब हो रहा है। ये समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो तो मैं नहीं समझ में आया यहाँ पे कि जो 10% है यहाँ पे क्या है, a certain substance in a cell of length absorb 10% of incident light। तो ये है 10% ऑफ आई नॉट। ठीक है, 10% ऑफ आई नॉट है, इसलिए हम लोगों ने परसेंटेज में लिया है। और जब भी तुम्हें परसेंटेज मिले तो तुम उसको ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस को ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिटेंस का परसेंट निकालना आसान होता है, एब्जॉर्बेंस का परसेंटेज नहीं निकाल पाते हम।
तो ये जब याद रखना, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में हो तो तुम्हें ट्रांसमिटेंस को बीच में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली एब्जॉर्बेंस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? क्योंकि ट्रांसमिटेंस परसेंट का ही फॉर्मूला है, ट्रांसमिटेंस जो भी आई उसमें 100% मल्टीप्लाई करोगे ट्रांसमिटेंस परसेंट बन जाएगा। लेकिन एब्जॉर्बेंस परसेंट के लिए जितना भी एब्जॉर्बेंस आया उसमें परसेंटेज मल्टीप्लाई करने से एब्जॉर्बेंस परसेंटेज नहीं मिलता, क्योंकि ट्रांसमिटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। और ट्रांसमिटेंस परसेंट का कितना होगा, आई अपॉन आई नॉट इंटू 100%, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100%, ठीक है। तो मार्क्स परसेंट कितनी परसेंट आई है वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स कितने थे। तो ट्रांसमिटेंस का ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो परसेंटेज में एक्सप्लेन हो सकता है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी हो तो तुम्हें ट्रांसमिटेंस ज़रूर अंदर घुसाना पड़ता है। नहीं तो अगर एब्जॉर्बेंस दे रखी होगी तो तुम डायरेक्टली यूज़ कर लेते ए वन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी नॉट और ए टू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी इंटू 5L, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता। लेकिन ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है। ए को तुम ए कितना दे रखा है, 10% ऑफ आई नॉट दे रखा है, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू नहीं पता चली, पता है हमें। और आई नॉट क्या है, ट्रांसमिटेंस में नीचे डिवाइड डिवाइड में है तो वो कट जाता है और फिर हमें आराम से वो वैल्यू मिल जाती है। क्लियर हो गया ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व मत करके आ जाना, ठीक है। यस और नो? क्या, फिर से बोलो। खुद से क्यों सॉल्व नहीं होगा, एग्जाम में तो नहीं आता है, बट बाई चांस आ गया तो, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार कहीं से भी एक आधा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो खुद से कैसे करोगे, खुद से तो तब करोगे ना जब तुम क्वेश्चन को खुद बैठ के सॉल्व करोगे। तो मैं करा रहा हूँ, घर पे बैठ के क्या करोगे तुम लोग, इन्हीं इन्हीं को सॉल्व करोगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना तुम्हें समझ में आएगा, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं और क्वेश्चंस तुम्हें दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया एब्जॉर्बेंस, हम लोग यहाँ पे पूछे, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन 10⁻³ molar concentration absorb 10% of an incident radiation in a path of 1 centimeter length, ठीक। तो लेंथ हमें दे रखी है कितना, 1 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ मोलर, कोई भी है, ठीक। मैं एक बार इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही खराब लिखा जा रहा है आजकल। लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 10⁻³ मोलर। फिर हमें और क्या दे रखा है, एब्जॉर्बेंस दे रखा है 10% ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है ट्रांसमिटेंस परसेंट कितना है, 90% है। और इससे डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं ट्रांसमिटेंस कितना है, 0.90। और ट्रांसमिटेंस क्या होता है, आई अपॉन आई नॉट विच इज इक्वल टू 0.90, ठीक। ये हमें पता चल गया। तो इसमें बेसिकली हमें 3-4 चीज़ें पता है, लेंथ पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, एंड आई अपॉन आई नॉट या ट्रांसमिटेंस परसेंट पता है, ये 3 चीज़ें पता है। तो ये हो गया केस 1 में ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल होता है, ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल होता है, एंड ए क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ टी भी होता है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस लॉग ऑफ टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल। तो ये एक हमारी, और इसमें वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद माइनस लॉग ऑफ 0.90 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू 10⁻³ मोलर
इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब 90% ऑफ द सेम रेडिएशन। ठीक है, पहले केस में कितना कर रहा है वो 10% एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरे केस में वो पूछ रहा है कि मेरे पास 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ा दूं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो 90% हो जाए। ठीक है, हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है, तो वही हम लोग देखेंगे। तो केस 2 हम लोग लेते हैं। केस टू में जो लेंथ है वो तो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अब हमें नहीं पता। ठीक है, एप्सिलॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। एब्जॉर्बेंस कितना है, 90% है, तो ट्रांसमिटेंस परसेंट कितना बचा, 10%। इसका मतलब क्या है कि आई अपॉन आई नॉट कितना है, 0.10। तो ये हमें दो तीन चीज़ें पता है। अब इसको भी, इसकी भी मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। तो माइनस लॉग ऑफ 0.10 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू सी, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इक्वेशन। अब बताओ क्या करूँ मैं इसे। हाँ, अब क्या करेंगे, सी निकालना है तो डिवाइड करना है, क्योंकि इस एप्सिलॉन तो कॉमन ही है, डिवाइड कर दूंगा आ जाएगा सब, ऑब्वियसली आ जाना चाहिए। तो लेट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, 2 बाय, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सी हम लोग ऊपर रख लेंगे। तो 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, मैं दूसरा पेन चूज करता हूँ। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग 0.10 डिवाइडेड बाय लॉग 0.90 इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इंटू 10⁻³ मोलर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काटेंगे, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काटेंगे, तो सी तो ऊपर ही है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर लेके गया जाता हूँ। तो सी कितना होगा, 10⁻³ मोलर इंटू लॉग 0.10 डिवाइडेड बाय log 0.90. Let me solve this. .10 तो -1 आता है, -1 डिवाइडेड बाय 0.90 भी माइनस में आएगा, log 0.90, ये आ गया -0.0457। इससे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होने के बाद 1 डिवाइडेड बाय 0.0457 21.88 into 10⁻³ मोलर। ठीक है, hence concentration for 90% absorbance would be 2, 3 ही तो है ना, तो डायरेक्ट 0.0218 और 22 मोलर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब तो थोड़ा समझ में आ गया होगा एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। हाँ अब, हाँ अब तुम लोग करोगे, खुद करोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना,
फिर मुझे कुछ डाउट्स होंगे तो बताना। ये क्वेश्चन 5 है फॉर होमवर्क। इसमें क्या है, द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ फिनांथ्रोलीन कॉम्प्लेक्स। फिनांथ्रोलीन का आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1200 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर। नहीं, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है। एंड मिनिमम डिटेक्टेबल एब्जॉर्बेंस दे रखी है 0.01, ठीक है। अब ये परसेंटेज में दे रखी है, तो तुम्हें इसे ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एब्जॉर्बेंस दे रखी है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दे रखा है। कैलकुलेट द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और तुम्हें पाथ लेंथ क्यूबिट की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है। तुम्हें किसकी निकालनी है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो सिंपली निकल जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क के लिए दे दिया, इसको कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो ये न्यूमेरिकल जो भी है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ इसे। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तुमसे पूछा जाएगा व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री के दो लॉज हैं, ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ और दूसरा है स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ, ठीक है। ये दो लॉज हैं जो कि तुम्हें याद करने हैं, और क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा। लैम्बर्ट्स-बीयर्स लॉ तुम लोग एक्सप्लेन नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल वो पूछा नहीं गया है, या सीधा ही लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पूछ लिया तुमसे 10 नंबर में। तो दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन को तुम इलेबोरेट कितना कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तब ग्रॉथस-ड्रॉपर लॉ लिखना, उसके बारे में बताना, स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ के बारे में बता देना, और उसके बाद लास्ट में लैम्बर्ट्स-बीयर्स लॉ को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अगर वो ज़बरदस्ती 10 नंबर में क्वेश्चन पूछने की, 10 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, एक एक डेफिनेशन है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आना चाहिए, बट वो या तो 5 में देंगे या 10 में देंगे, उससे कम तो देते नहीं है, ठीक है। लेट मी वाइंड अप क्विकली। तो जो पहला जो लॉ है ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ, ठीक है, दिस वाज एनंसिएटेड बाय टू साइंटिस्ट इन 19th century. They found that all the light that was incident on a sample, simple नहीं है, sample है, was not effective in bringing about a chemical changes. तो ग्रॉथस और ड्रेपर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कंपाउंड लिया और उसके ऊपर लाइट डाली, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि दे फाइंड दैट लाइट दैट वाज इंसिडेंट ऑन सैंपल, जो भी लाइट उन्होंने डाली थी दैट वाज नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं थी केमिकल चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो ये बोलता क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रॉथस ड्रेपर लॉ, only that light which is absorbed by the system can bring about photochemical change, ठीक है। यही लाइन है बस। क्या बोल रहा है कि ऐसी लाइट जो एब्जॉर्ब होती है वही रिएक्शन करवा पाती है, और कोई सी लाइट रिएक्शन एब्जॉर्ब नहीं करवा पाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तुमने सोडियम लिया और उसके ऊपर तुमने येलो कलर की लाइट डाली, तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, बल्ब नहीं चला फोटो। लेकिन जब तुमने सोडियम के ऊपर ब्लू लाइट डाली तो रिएक्शन हो गई। इसका क्या मतलब है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि येलो लाइट सोडियम ने एब्जॉर्ब नहीं करी तो उससे रिएक्शन भी नहीं होगी, और जो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी वही रिएक्शन कराएगा। तो ये बहुत ही स्टूपिड सा क्या कहते हैं लॉ है, बहुत ही कॉमन सेंस है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वही रिएक्शन कराएगी। ऐसी लाइट जो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रही उससे रिएक्शन होगी नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ। बकवास। नेक्स्ट है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत कॉमन सेंस है। स्टार्क आइंस्टाइन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, और दोनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग साल में ये दिया था। स्टार्क ने 1908 में ये दिया था, और आइंस्टाइन ने 1912 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अकॉर्डिंग वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड, एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इन द प्राइमरी स्टेप, ठीक है। मतलब क्या है, तुम्हारे पास एक एटम मॉलिक्यूल का है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है।
तो जो प्राइमरी स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें यही होता है कि जो एक मॉलिक्यूल है वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, दो फोटोन एक साथ नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या फिर दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है जिसकी एनर्जी डबल। तो वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और एक फोटोन एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब है कि एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में से जब वो वापस आया तो वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब वो फिर से अवेलेबल है दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन वो एक साथ दो फोटोन को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक नहीं करेगा, बहुत सारे कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड में सिर्फ एक बार ही वो एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आया ये? हाँ ठीक है, तो इन इन दोनों को हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे, और जो बाकी छूटे हुए टॉपिक्स हैं उनको परसों करेंगे। कल की छुट्टी रखते हैं क्योंकि लास्ट टाइम 2-3 क्लासेस मैं नहीं ले पाया, तो उसको तो मैंने कंपनसेट कर दिया। बाकी का कल की जो छुट्टी है वो उसको छुट्टी रहने देते हैं। ठीक है, सैटरडे को मिलेंगे।